आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। इस वक्त मेरे साथ प्रोग्राम में दो बहुत ही टैलेंटेड लेडीज मौजूद हैं और हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन होने जा रहा है। पहले भी हुआ लेकिन उसके बाद क्या हुआ, यानी हम बात करेंगे यूके के इलेक्शन पर कि वहां पर अब क्या होने जा रहा है। इससे पहले जो कुछ हुआ वो एक ऐसी चीज थी कि पूरी दुनिया में वो एक इशू बन गया। हर कोई उसके ऊपर डिबेट करता हुआ नजर आया कि भाई क्या हो गया, इतनी जल्दी रिजाइन कर दिया। एक ऐसी प्राइम मिनिस्टर ने जो कह रही थी कि मैं फाइटर हूं और मैं क्विटर नहीं हूं, और उन्होंने 45 डेज के अंदर क्विट कर दिया। तो हमारे साथ इस पर मौजूद हैं शमा जुनेजो साहिबा, जिनका ताल्लुक सिंध से, कराची से, पाकिस्तान से, लेकिन वो रहती हैं यूके में। पीएचडी हैं मिलिट्री एथिक्स, इसके अलावा वो कॉलमनिस्ट हैं, फिर एलएलबी ऑनर्स हैं, एमए आईआर, एमए डिप्लोमेसी। बहुत ही काबिल खातून है शमा जुनेजो साहिबा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। शुक्रिया आलिया। और शमा जुनेजो के साथ जो इस तरफ मेरी बैठी हैं, वो बहुत टैलेंटेड एक लड़की है। यंग ब्लड, यंग एनर्जी, बहुत जबरदस्त, और ये पॉलिटिशियन है। और मैं आपको ये बताती चलूं कि इनका नाम है मिशेल काजी, और मिशेल काजी कैंपेन मैनेजर एंड पॉलिटिकल एडवाइजर टू कंजर्वेटिव्स। मिशेल काजी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय शो। Thank you for having me. मिशेल काजी के बारे में मैं आपको एक और बात बता दूं, वो ये है कि ये शमा जुनेजो साहिबा की बेटी हैं। शमा जी, मुबारक हो आपको, इतनी जबरदस्त आपके बच्चे काम कर रहे हैं वहां पर, इतने हार्ड वर्किंग, इतने मतलब पॉलिटिशियन बन चुके हैं और वहां पर कितने जबरदस्त काम कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं हमेशा कीड़े ही निकालती हूँ इनके काम में से, जिस तरह अभी भी कि अपने मैंने ये सुना कि आप उस दिन पार्लियामेंट में मौजूद थी जिस दिन ये सब कुछ हुआ, तो हमें तो पता चला कि Yes. वहां पे बड़ा झगड़ा भी हुआ है, बहुत ज्यादा एक ऐसा एनवायरनमेंट था कि जिसमें बहुत कुछ हुआ। मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा बताइएगा कि जिस दिन ये हुआ है और उसके बाद उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर ने कि मैं रिजाइन कर रही हूँ, तो उस दिन पार्लियामेंट के अंदर क्या स्टोरी थी, Oh, क्या? yeah, I shall. So basically, it was that whole day on Wednesday, it was really tense because that vote, they were called for something which is a three-line whip, in which case, if you vote against the government, you will lose the whip in the party, so you can't be an MP for that party. For example, अगर आप एक PMLN के MP हैं, थ्री लाइन विप में अगर आपने पीएमएलएन के साथ वोट नहीं की, वो आप उनके एमपी नहीं रह सकते. So that was the stakes. It was very high stakes. And then around half an hour before the vote, the word broke out that it was no longer whip, so you could vote however you wanted. This vote was important because it was on like an environmental issue that everyone really cared about, and this was the last thing you wanted to be a government confidence vote, but they said it was one. It was then that the chief whip herself did not know about this messaging. So in the Commons lobby, she said to have resigned then and there, with the Prime Minister running after her, asking her not to resign. And that's why the Prime Minister didn't vote herself, which is incredible. Isn't missing your own confidence vote. And then a lot of MPs did not want to take part in this vote because, again, it's such a serious issue. We want to promote green energy. There was a lot of emotion in the air, and a lot of forcefulness into making sure everyone votes. And that type of atmosphere is, I don't know what the word for toxic is, but that day was like that in Parliament. Now, what are the chances of Mr. Rishi Sunak? Because Mr. Boris Johnson is coming back. We heard about that he's coming Yes, back. he has So, come back. Okay, so Rishi is going to be fine if Boris does not get 100 votes from the MPs. If Boris has 100 MP nominations, as Rishi's already surpassed 100 nominations, he's fine. 143. It's above 150 now, Mother. Oh, okay. So when it goes to a membership ballot, the members more likely than not will vote for Boris Johnson. That is a problem because he's also under investigation with the Privileges Committee on misleading the House over Partygate. Worst case scenario is that Boris wins, he becomes PM, he's found guilty, he's no longer an MP, we have another leadership contest in 4 to 6 weeks. That's like a nightmare scenario for us. okay.
So, Michelle, I heard that establishment and people are against Rishi Sunak because he's from. No, I wouldn't say that. I'd say people in the city, people in the market, people in the whole party, the MPs are firmly behind Rishi Sunak. He is getting the backing of MPs from the far right and the far left of the party. He is appearing to unite everybody. He got the backing of Lord Frost, which is a huge achievement because Lord Frost is an ardent Brexiteer. Steve Baker is another MP who is very strong in the European Research Group, again, very pro Brexit. And on the other side, he's got people like Tobias Ellwood, who are very much centrist, One Nation conservatives. So he's getting backing from all sides of the party, which Boris is not. The issue with Rishi is that Michelle, I have a question. are very much likely not. Please, Shama, if you Yeah. want to Yeah, ask. I Far have a away. question about Nadeem Zahawi, because Nadeem Zahawi was the man who backstabbed Boris, and now he's endorsing Boris. So why it is so? Um, at the end of the day, if you're looking at patterns, and I love maths and patterns, you can see a clear divide between the MPs in the south and the MPs in the north. And Nadeem Zahawi is an MP in the West Midlands. That area, the West Midlands, the Red Wall, owe their seats to Boris, and Boris won them the election in 2019. My point of view personally is that Nadeem said it because he wants to save the seat. But that's just me being very cynical about him. Okay, Michelle, what do you say if there is Boris Johnson and Mr. Rishi Sunak? So, brighter chances for Mr. Rishi or Boris Johnson? If Boris doesn't make it through the MPs, Rishi's won. And Rishi is the sustainable candidate as the sustainable prime minister for the whole country because he's very economically sound. And he has united the parliamentary party, which is a huge challenge. So many of our leaders have been struggling with that. So he's already done that, which means he can now focus on the country. The main issue Boris has is that he will struggle to unite the parliamentary party, which just presents more problems, and you become a zombie government when you don't control your own MPs. But unfortunately, Boris has a higher chance with the membership. So what Team Rishi need to do is prevent it from getting to the membership. That's their best option. Shamari, do But you have Michelle, I have a question. You are saying that Rishi has united the party, but what I see that apparently I don't see it happening, because if the party is united, then why Penny is another candidate? Also, when yesterday both of them met, and there was some tweets from Faisal Islam and many other political analysts and the political gurus, that the party donors of conservatives, they wanted Boris to back off, and that's why both Rishi and Boris met. However, we don't see that happening by now. Yeah, Boris is dividing the party and he's losing our donors. Rishi isn't. When I say unite the party, I mean different spectrums of the party. We have One Nation Conservatives, we have the European Research Group. It's far right and far left and centrist wings of the party that are now all firmly backing Rishi. Penny Mordaunt being a challenger doesn't mean the party's divided. She's just someone who's putting herself forward to be the next leader. There's nothing wrong with that. But the donors backing out of Boris is a problem because you can't function as a political party if you have no money behind you. You can't fight an election at that rate. Which again, Rishi's the best candidate, not just more widely because he's economically sound, but within our party, he's the most sustainable one because if he goes and the funding's gone, we can't campaign. That's the worst case scenario. Why don't you announce general elections then? Just give people the Why chance would to you select announce a them. general election when your donors are backing off? That's the dumbest thing you can do. Why would you announce a general election when a recession is looming? That amount of Yeah, instability. recession happened because of No, conservatives. mother, it's not happened yet.
announcing a general election will introduce more instability that the country does not need right now. We need a strong, stable leadership from our incumbent government because they can legally be in power for another 2 years. So, And they okay, need to provide that stability because the country can't which have they have another failed to leadership provide yet. for now. With hopefully Rishi coming in, they should. But the last thing the country needs is either another leadership election or another general election. That's just instability. You need someone governing the country because we're in for a tough winter. Rishi Sunak, chances are increasing Yes. because people and establishment is against Boris Johnson because there is some scandal or some issue which is The related. issue is Partygate. Boris is currently under investigation of whether or not he misled the House about Partygate. Michelle, can you please elaborate Partygate scandal for our viewers? Yeah, okay. Partygate was when we were in lockdown during peak coronavirus. There were several successive parties in 10 Downing Street that the Prime Minister then, Boris Johnson, claimed he had no idea of. It was later found that he himself had attended some of the parties, so clearly he knew. The investigation is whether or not he lied to the House about these parties. Now, there is an overwhelming amount of evidence that he may have misled the House, which is he lied about him not knowing when he did know about Partygate. When he is found guilty, he will be recalled as an MP, so he'll be removed as an MP. You can't be Prime Minister of a country when you're not an MP. यानी बोरिस जॉनसन भी नाअहल होगा. Yeah, basically that. Which is another leadership contest. And Okay. The rumor is the king might step in himself and call a general election at this rate. No one wants to see that. Okay. Michelle Kazi, because I heard that you were with Mr. Rishi Sunak. So if Yes. if he is good enough, then what is his manifesto for UK, United Kingdom? It will be finding financial stability first and foremost. There are no tax cuts that will be imposed because tax cuts are currently unfunded. He will probably be looking at restructuring the economy to fund our public services. That's what people need the most right now. People need support during the energy crisis, which he will provide. So we are looking at a high-spending Conservative government once he gets into power. But that's what the public needs. You need to govern for the people. You don't govern for party ideology. And I think that's what brought Liz Truss down. She was governing on party ideology when she should be serving the country. Thank you so much, Michelle Kazi. Thanks a lot. Thank you for having me. Bye-bye. Thank you. जो चंद घंटे पहले की न्यूज हैं वो सब हमें ये बता रही हैं कि एक जो कैंडिडेट्स इस वक्त हैं उसमें भारतीय जनता ऋषि सुनाक जो हैं वो सबसे आगे नजर आ रहे हैं. क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है. जिस तरह आप स्काई न्यूज पर, क्योंकि मेरे सामने अभी चल रहा है, तो अभी तक 143 दिखा रहे हैं, लेकिन अब जाहिर है वो इनसाइडर थी तो उनको पता था कि 150 हो चुके हुए हैं. बोरिस जॉनसन सो फार 59 पब्लिकली मेंबर्स जो हैं वो इनको इंडोर्स कर रहे हैं, और जबकि पेनी को 27 मेंबर्स इंडोर्स कर रहे हैं. लेकिन अगर बोरिस 100 वोट्स ले लेता है पार्टी इंडोर्समेंट के, और फिर अगर वो फिर बैलेट में चला जाता है, तो अगेन मैं नहीं समझती कि ऋषि जीतेगा, क्योंकि मिशेल जाहिर है वो अपनी पार्टी की तर्जुमानी कर रही थी, लेकिन हम इंडिपेंडेंट लोग हैं तो, और हमारा इंडिपेंडेंट मेरा एनालिसिस है, तो जो पिछली बार भी ऋषि की वो बेस्ट पॉलिसी के बावजूद जो उसको शिकस्त हुई और लिज को मेंबर्स ने वोट दिया, वो गोरा होने का फैक्टर था. मैं उसके अलावा और कोई चीज नहीं देखती, क्योंकि ऋषि ज्यादा कॉम्पिटेंट था, उसके पास एक सॉलिड प्लान था. कही तो मिशेल इज नॉट एक्सेप्टिंग दिस. हाँ, वो नहीं कर रही थी, वो कर भी नहीं सकती, जाहिर है वो तो अपना वो इक्वलिटी और डाइवर्सिटी उनकी पार्टी का जो भी है वो किस तरह करेंगे. लेकिन बहरहाल हम क्योंकि इंडिपेंडेंट हैं एनालिस्ट्स और हमारा अपना एक व्यू है, तो मैं ये समझती हूँ कि अगर बोरिस चला जाता है, पोल होता है उन दोनों में,
جو کہ کہہ رہے ہیں کہ فرائیڈے سے پہلے ہو جائے گا اور آن لائن بیلٹنگ ہو رہی ہے. پچھلی بار تو یہ تھا کہ انہوں نے لیٹرز بھیجے تھے ممبرس کو, لیکن اس بار یہ ہے کہ آن لائن بیلٹنگ ہو رہی ہے. تو پھر اگر پول ہوتا ہے تو اس میں بورس جیتے گا. لیکن اگر جب کیوں اسٹیبلشمنٹ روک رہی ہے اور کیوں پارٹی ڈونر نہیں چاہتے بورس کو لانا, وہ اس لیے کہ جو ابھی ایک ایکسپیکٹنگ ان کی جو آنا ہے فیصلہ, وہ کہہ رہے ہیں کہ موسٹ لائکلی ان کے خلاف آئے گا, اور اگر خلاف آئے گا تو وہ ڈی سیٹ بھی ہو جائیں گے عمران خان کی طرح, وہ بھی نااہل ہوگا اور پھر وہ ریکال ہوگا اور اس کی سیٹ پر الیکشن ہوگا اور وہ ظاہر پرائم منسٹر کا پھر ایک ہم کالا ماتی اور میں ہم دیکھیں گے اور ایک کیوس ہوگا, جو کہ یہ ہے کہ یو کے اسٹیبلشمنٹ سو فار نہیں چاہ رہی. اسی لیے وہ کل رات کو ملے, اور کل رات کو ایک سیریز میں نے بھی ٹویٹ کیے تھے, اور یہاں پر جتنے بھی لوگ جو کہ انسائٹ ویو رکھتے ہیں اور ان کو پتا تھا کہ سارا کچھ جو بھی ایک چل رہی ہے کشمکش, تو ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ بورس اسٹیپ ڈاؤن کرے گا. لیکن اس نے اگر اناؤنس نہیں کیا ابھی تک, جس طرح آج رشی نے پبلکلی اناؤنس کیا, پینی پبلکلی کہہ رہی ہے کہ میں بھی ایک نئی لیڈرشپ, ایک نیا فیس لانا چاہ رہی ہوں اور ایک نئے مجھے آنا چاہیے آگے, حالانکہ اسے بہت کم سپورٹ ہے. لیکن جو بورس ہے وہ چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے. صرف دو چیزیں آئیں کہ اس کی دو تصویریں آئیں آج میڈیا میں, جو کہ ایک یعنی یہ ہے کہ اگین اس کی باڈی لینگویج جو میں نے اسیس کی, وہ یہ ہے کہ اس نے ابھی تک بیک آف کرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے, اور وہ مجھے لگتا ہے کہ فائٹ کرے گا. لیکن لیٹس سی کہ کل کیا ہوتا ہے. کل ایک بہت بڑا دن ہے. کل اگر وہ بیک آف کر جاتا ہے تو پھر رشی بہت اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہوگا, اور پھر یہ ہے کہ وہ سولو کینڈیڈیٹ ہوگا. لیکن اگین وہی بات کہ کیا برطانیہ میں ایک براؤن شخص آ سکتا ہے, اور ہمارا جو بھی ایکولیٹی اور ڈائیورسٹی یا جو بھی ہے اس کے باوجود ایک براؤن شخص کا آنا ایک بہت بڑی بات ہوگی. لیکن بہرحال اس وقت کنزرویٹو پارٹی میں وہ جو ہے وہ ٹاپ کینڈیڈیٹ ہے. یہ جو آپ نے بات کی کہ آپ یہ دیکھیے, کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں جو ویسٹ ہے وہاں کے لوگ زیادہ اس پہ کرتے ہیں یہ جو ویلیوز ہیں, لیکن ہمارے یہاں پر آ کر وہ 100 ایئرس تک کر سکتے ہیں سب کانٹیننٹ پہ اور سب کچھ لوٹ کے لے جا سکتے ہیں. لیکن وہاں پر اگر کوئی براؤن بندہ آنے کی ہو رہا ہے اور وہ ٹیلنٹڈ میرٹ پر ہے, تو اس کے لیے وہ اس دور میں بھی تیار نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ لیبر پارٹی کتنی لیفٹ ونگ ہے. لیبر پارٹی میں ابھی تک ٹاپ لیڈرشپ میں نہ کوئی مسلم آیا ہے, نہ کوئی پاکستانی آیا ہے, نہ ہی کوئی انڈین آیا ہے. تو میں کنزرویٹوز کو اس وجہ سے کم از کم میں ان کو یہ ہے کہ سلیوٹ کروں گی کہ کم از کم ایک انڈین تو لڑ رہا ہے وہاں پر, ٹاپ لیڈرشپ کے لیے لڑ رہا ہے. تو اسی لیے یہ ہے کہ کیونکہ جب ہم یہاں پر برٹش ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کس کا انڈین اوریجن ہے, کس کا پاکستانی اوریجن ہے. وی آل آر برٹش. اور پھر یہ ہے کہ وہ وہی بات کہ ایکولیٹی, ڈائیورسٹی اور سارا کچھ جو ایک برٹش ٹرو برٹش ویلیوز ہیں, تو جب آپ ان کو ویلیو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کو پروموٹ کرتے ہیں تو لیٹ ون دا کمپیٹنٹ گائے کم. لیکن اب جو دوسری پارٹیز ہیں جس طرح لب ڈین ہے اور لیبر ہے, تو وہ جب جنرل الیکشنز کی بات کر رہی ہیں, میں خود اس کے فیور میں ہوں کہ کیونکہ اتنا کیوس ہو چکا ہے بریکسٹ سے اب تک کہ آپ دیکھیں گے ہماری اکانومی شٹرڈ ہو گئی ہے. یو کے پاؤنڈ کا بٹھا بیٹھ گیا. آپ لوگ پاک روپی کو روتے ہیں کہ ڈالر چڑھ گیا, آپ ہمارا دیکھیں گے کیا حشر ہو گیا کہ 1.7 تھا پاؤنڈ اور اب 1.1 اور 1.3 اور 1.1 پر ہے. اور بلومبرگ کی رپورٹ یہ ہے کہ ڈالر کے ایکولنٹ ہو جائے گا. تو بالکل ہی یہاں پر جو ہے یعنی جو کہتے ہیں کہ اکانومی کا بھٹا بیٹھ گیا ہے. بینک آف انگلینڈ نے 62 بلین پاؤنڈ دیے لیز ٹرس کے پلان کے بعد, جب ایک دم سے اکانومی کریش ہوئی. وہ 62 بلین پاؤنڈ جس طرح بلیک ہول میں چلے گئے, پتہ ہی نہیں چلا وہ کدھر گئے. اس کے باوجود پاؤنڈ اوپر اٹھ نہیں سکا. تو یہ سارا جو یہ کریش ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کنزرویٹو پارٹی کی غلط پالیسیز کی وجہ سے آیا ہے, جس کے بعد ایک جو عوام ہے ان کو موقع دینا چاہیے کہ ایک نئی لیڈرشپ اور نئی پارٹی آئے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جو آلٹرنیٹو ہے ہمارے پاس, لیبر پارٹی اور لب ڈیم, ان کے پاس بھی کوئی پلان نہیں ہے. وہ سب سے زیادہ ڈیوسٹیٹنگ بات ہے کسی بھی یو کے یعنی یہ ہے کہ جو آپ پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں ان کے لیے, کہ آپ کا بیک اپ اگر وہ آتے ہیں یہ چلے جاتے ہیں,
वो कौन सा प्लान लाते हैं, तो वो हमें कुछ नजर नहीं आता। हालांकि सर कियर स्टारमर जो हैं वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, बड़े ही, मैं कहती हूँ कि सुलझे हुए एक सेंट्रिस्ट जो है वो पॉलिटिशियन है। लेकिन यह है कि उनका बैकअप प्लान क्या है, अगेन वो मुझे कुछ इतना सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक था, नहीं पॉलिटिक्स पे भी हाँ। अपना ही ट्राई कर दिया आपके। अब इमरान खान तो उन्होंने कहा कि कोई होप ही नहीं बची, इलेक्शन तो बिल्कुल नहीं होंगे, और बिल्कुल वो अब कहा कि जी अब लॉन्ग मार्च ही हो, मैं ऐलान करूंगा 28 को करें लॉन्ग मार्च हो। इस वक्त ये जी फाइनल राउंड नजर आ रहा है, आखिरी राउंड। क्या होगा, किस तरफ जाता हुआ देख रही हैं आप, क्योंकि बड़ी अजीब अजीब सी अफवाहें भी गर्दिश में हैं। देखिए, मैंने ये दूसरे प्रोग्राम्स में और बहुत बार सोशल मीडिया पर ये बात की है कि कप्तान को लॉन्ग मार्च और धरने का ग्रीन सिग्नल देने वाली इस्टेब्लिशमेंट थी। अगर वो ग्रीन सिग्नल मिल चुका होता तो कप्तान कब का आ जाता। तो मैं अभी भी ये जो सारी आप ये दूसरी बात ये है कि बड़ी हैरान कुन जो बात थी वो ये कि इतनी उनकी कॉल्स, इतने उनके ट्वीट्स, इतने लीडर्स की तक जो कहते हैं वॉइस नोट्स, इश्तियाल अंगेज वॉइस नोट्स के बावजूद भी लोग नहीं निकले कप्तान के लिए। वो पीटीआई वालों के लिए तो जितना भी, यानी यह है कि हैरत और सदमे की बात हो, हमारे लिए भी शॉकिंग था, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये शटर डाउन हड़ताल होनी है जैसे एग्जैक्टली। ही 2 बजे के बाद, लेकिन लोग नहीं निकला। अब वो एक दूसरा फैक्टर है। एक तो फैक्टर यह है कि जी आपको एस्टेब्लिशमेंट से रेड सिग्नल, और दूसरा फैक्टर ये है कि आपका लोग नहीं निकल रहा, तो फिर कौन सी कॉल आएगी। आज उन्होंने, कप्तान ने कहा कि जी फुल तफरी भी होगी, तशद्दुद नहीं होगा, और डरा रहे हैं बहुत ज्यादा, सॉरी उनको कह रहे हैं कि डरे नहीं। लेकिन बात यह है कि मैं नहीं समझ पा रही कि लॉन्ग मार्च का अगर वो ऐलान भी करते हैं तो वो कोई इतना इफेक्टिव होगा। इन्होंने वही राना सनाउल्लाह की बात में दोहराऊंगी कि इन्होंने फेंटा खाना है। और इस्लामाबाद पुलिस में अगर होता, सॉरी इस्लामाबाद में अगर होता है तो इस्लामाबाद पुलिस भी प्रिपेयर्ड है। हाँ, अब पंजाब और केपी में तो इनकी अपनी गवर्नमेंट्स हैं, तो ये तो जिस दिन वो नाअहल हुए थे उस दिन कोई 5 लाख लोग निकलना चाहिए था। लेकिन आप देखें कि लाहौर में 1,000 बंदा, क्या 500 लोग भी नहीं आए, विच वॉज हाईली डिसअपॉइंटिंग एंड शॉकिंग फॉर पीपल लाइक अस। कि वहां पर क्या वजह थी, क्या वो इंटरनल पॉलिटिक्स थी पार्टी की, या ये बात कि उनकी लॉटरियां खुल गई, जिस तरह मैंने शाह महमूद कुरैशी का कहा कि उनकी लॉटरी खुल गई, तो जो नीचे वाली लीडरशिप है वो आना चाह रहे हैं, और फिर उन्होंने कुछ कोई अंदर खाने बात चली है। तो वो बहुत ज्यादा थ्योरीज हैं। तो क्योंकि इससे पहले जो गिरफ्तारियां हुई हैं, शहबाज गिल, आजम स्वाति, जिसको पकड़ा है, उसकी जो स्टोरीज बाहर निकली हैं, जिस तरीके से चीखम चाक, और खान साहब का तो आपको पता ही है, वो तो अब जी जैसी तक फौरन बोल देते हैं इसको नंगा करके मारा, मतलब इस तरह की चीजें। तो लोग, मतलब ये बात कही जा रही है कि अब तो पकड़े जाने के डर से लोग ये कह रहे हैं कि उनके साथ भी यही होगा, क्योंकि हुकूमत ने तो कह दिया कि करेंगे तो फिर हम तो नहीं छोड़ेंगे। तो क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि खौफ है कि भाई पकड़े ना जाए तो हमारे साथ भी यही होगा? देखें, ये बात जो जियालों और पीएमएलएन के वर्कर्स के लिए होती थी कि वो मार बहुत ज्यादा खाते हैं, तो वो हम पीटीआई के वर्कर्स में वैसे भी हम उनको मम्मी डैडी और बर्गर समझते थे। लेकिन मैंने तो बहुत ज्यादा तशद्दुद देखा है। आप देखें जिस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को धमकियां, या जिस तरह से जर्नलों को गाली, बाजवा साहब को के खिलाफ जितनी एक घटिया, क्या एक हैरान कुन हद तक एक गंदी मुहिम चली, उसमें पीटीआई के तो बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस इन्वॉल्व थे। उनकी अपनी पार्लियामेंटेरियंस स्पेसेस में आकर जाकर गालियां देती थी, और ये सारा कुछ उनके ट्वीट्स हम देख लें, फवाद के देख लें, किसी की बाप की भी हिम्मत नहीं है, या जो गद्दार कहना, मीर जाफर, मीर सादिक कहना। तो वो इतनी जो उनकी एक जो पार्टी स्ट्रेटेजी के बावजूद भी अगर वो नहीं अपने अचीव, जो उनके जो गोल्स हैं उसको अचीव नहीं कर पा रहे, तो वो देयर इज सम सीरियस फ्लॉ, मैं कहूंगी कि पार्टी कयादत में भी है, और जो पार्टी का पूरा मैनिफेस्टो है कि ये ऑर्गेनिक पार्टी नहीं है। ये एक ऑर्गेनिक, क्योंकि जब ऑर्गेनिक पॉलिटिकल पार्टी होती है तो हमने देखा था कि मियां साहब की जब सजा हुई थी तो मुजाहरे होते थे, या बीबी साहबा की जब शहादत हुई तो एक कंप्लीटली एक डिजास्टर आ गया पूरी सिंध की पॉलिटिक्स में। या यह है कि जब उनकी हुकूमतें भी गईं
तो इवन दो कि इतने ज्यादा नहीं हुए जो कहते हैं जलसे वगैरह, लेकिन जब वो वापस आई तो हमने खुद देखा कि कारसाज के बम धमाकों के बावजूद भी कितना था हाँ, लोग, और कितना एक पॉलिटिकल आपको चीज चार्ज नजर आती है। तो इमरान खान का यह है कि इमरान खान की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, लोग उसके लिए कट मरने को तैयार है, लेकिन नंबर 2 नहीं है पार्टी में। जो मैं पूरा फेलियर ऑफ पॉलिसीज और फेलियर ऑफ सारा कुछ कहती हूँ कि अगर देखें कि इमरान खान गिरफ्तार हो जाता है या अगर इमरान खान नहीं है सीन पर, तो फिर बैकअप क्या है? तो पीपल्स पार्टी का बैकअप था, पीएमएलएन का बैकअप था, नो मैटर उनकी डायनास्टी, फैमिली डायनास्टी हम कहें या जो भी है, लेकिन उनका एक बैकअप चल रहा था। यहाँ पर पीटीआई में हमें बहुत बड़ा फ्लॉ नजर आता है, शाह और महमूद सॉरी वैक्यूम नजर आता है। महमूद कुरैशी साहब बड़े नाराज होंगे आपकी इस बात से, लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे मैं ये करूंगी, ये नहीं, बता शाह दीजिए। महमूद कुरैशी तो सबसे ज्यादा खुश होंगे इस वक्त के, वो उनके हाथ में पार्टी कयादत तकरीबन आने वाली है या आ चुकी है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, लेकिन खैर वैसे तो ये जो डिस्क्वालिफिकेशन ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, आप देखिए ये चंद दिनों की बात है जो ये वाली डिस्क्वालिफिकेशन है। खैर आगे देखते हैं, आगे फॉरेन फंडिंग देखिए भी देखिए, अब अगर लीगली बात करें तो लीगली इलेक्शन कमीशन ने बड़ा पक्का, क्योंकि आज उनका वो 36 पेजेस का जो आया है, तो मैं उसके कुछ पॉइंट्स, मुझे वो पूरा फैसला तो नहीं मिला, लेकिन उसके पॉइंट्स, उन्होंने एक बड़ा काम किया कि उन्होंने प्रेसिडेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले का, इमरान खान बनाम नवाज शरीफ, जिसमें हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो डिस्क्वालीफाई कर सकता है। ऐसे ही है। हाउएवर इमरान खान ऐसा सियासतदान है कि जिसके फेवर के लिए इंडिया का एक जज, जो चीफ जस्टिस कांजू साहब थे, वहां के काटजू हैं या कांजू हैं, उन्होंने बैठकर पाकिस्तानी आइन को इंटरप्रेट किया, और उन्होंने बैठकर बाकायदा, जिस तरह आपका एक वकील होता है, लीगल ओपिनियन दिया पूरा। उन्होंने हम्म, पॉइंट्स लिखे 12-13 के, दिस पॉइंट, और आप चले जाएं, जो कि मैं एग्री नहीं कर रही थी उनके बहुत सारे पॉइंट्स, क्योंकि उन्होंने कहा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएगा फिर इलेक्शन कमीशन कर सकता है। तो मैं सोच रही थी लिखूं, फिर मैंने सोचा कि नहीं, व्हाई शुड आई बी इन द डिबेट, जैसे इसका कोई हासिल नहीं है। लेकिन बात यह है कि आप इस फैक्टर को भी सोचें कि पाकिस्तान का वाहिद लीडर इमरान खान है जिसके हिमायती इंडिया में है, जो कि हमारा दुश्मन मुल्क है। तो ये एक ना सिर्फ हिमायती हैं, बल्कि वो एक पूरी लीगल एडवाइस देते हैं उसे फॉर फ्री। तो अगर तो आगे ये तो हम ही तो लेकर आए हमारा एजेंडा को। मजाक कीजिए कि माशाल्लाह की अफवाहें हैं। मार्शला देखें, एक तो इमरान जजेस बैठे हुए हैं तो वो बड़ा मुश्किल है, लेकिन दूसरी बात ये कि मार्शला को क्यों लगाएंगे जब सारी चीजें एस्टेब्लिशमेंट की चल रही हैं। आप आज देखें कि आज वो बिलावल ने जवाब दे दिया मंजूर, सॉरी, अली वजीर की बात पर। तो जो भी अभी बातें चल रही हैं, या अभी जिस तरह से भी एक सारी चल रही है कि जो अंदर खाने की बातें हैं, वो अब मुझे अगर मौका मिल जाए पीएमएलएन लीडरशिप से इंटरव्यू करने का, तो शायद मैं पहला सवाल यही पूछूं कि ये जो अफवाहें चल रही हैं, क्या आपकी डील और वो सारी बात है, तो वो क्या है। तो मार्शला देखे ना, मार्शला तब लगता है जब जो पिछले मार्शला लगे, मेरी तो बल्कि पीएचडी इस पर है कि जो 77 इस जो 1958 का अयूब खान का मार्शल था, उसके पीछे उसकी एक लॉन्ग कॉन्स्पेरेसी थी। अयूब खान की यानी अनड्यू प्रमोशन लेना, उसके बाद ये था कि मुस्तकिल असरअंदाज होना। इसी तरह जनरल जिया का एक पॉलिटिकल मोटिव था, और वो अपने उस मोटिव के साथ चला। और भुट्टो साहब की फांसी इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने रेजिस्ट किया, और जनरल जिया को ये डर था कि अगर ये बाहर निकला तो ये मैं मारा जाऊंगा। तो उस डर की वजह से ही गॉट हिम असैसिनेटेड। और वो जिस तरह कल काजी फायज ईसा ने भी कहा कि जजेस ने कहा कि प्रेशर है। तो जो मुशर्रफ का जो मार्शल था, वो टोटली एक, ये जो कहते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस थे, जियाउद्दीन भट्ट साहब की नॉमिनेशन और सारा कुछ, वो जा सकता था मुशर्रफ साहब, जो मैं कहती हूँ कि अगर मैन ऑफ इंटीग्रिटी होते, तो वो उस चीज को जो उन्होंने जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैंने नहीं लगाया था ये, और ये मेरे पीयर्स ने किया था। तो मैंने उनको कहा कि सर, अगर आपके पीयर्स ने किया था तो आप उसको रिवर्स कर सकते थे,
which he didn't, he ruled for 10 years. तो उनके पर्सनल मोटिव्स होते हैं. तो यहाँ पर अब जो बाजवा साहब तो जा रहे हैं, तो क्या नया आने वाला वो कहते हैं कि इतना वेला होगा कि आते ही वो फिर लगाएगा. और दूसरी बात ये कि उनको गेन क्या होगा, उनको हासिल क्या होगा. दिस इज नॉट 99, दिस इज नॉट 77, दिस इज नॉट 1958. यहाँ पर सोशल मीडिया अभी उन्होंने बिल्कुल ये है कि मिलिट्री का हशर नशर किया हुआ है लोगों ने गालियां दे देकर. तो वो और फिर ये कॉमनवेल्थ से निकल जाएंगे जैसे ही मार्शल लॉ लगता है पाकिस्तान में. इसी तरह इन पर सैंक्शंस आ जाएंगी. तो एक मुल्क जिसकी इकोनॉमी का अगेन कि हमारी भी इकोनॉमी का बट्ठा बैठा हुआ है, तो क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं मार्शल लॉ लगाना. तो मैं जब आप ये रेशनल होकर चीजें सोचें तो मैं नहीं समझती कि इस तरह की कोई बात होती है. बाकी हाँ, मिलिट्री डोमिनेसी पाकिस्तान के सोशल स्ट्रक्चर में हमेशा रहेगी, चाहे कोई कितना भी पॉलिटिकल जर्नल आए. मैं नहीं समझती कि वो कंप्लीटली सेट असाइड होकर बैठ सकते हैं. कहीं ना कहीं हमें उनकी चीजें नजर आएंगी जो कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर हों या जो भी हो. बिल्कुल ठीक, आपका तज्जिया बहुत होपफुल है. हम इस बारे में बड़ा आपने पुर उम्मीद एक तज्जिया किया कि नहीं ऐसी कोई हालात नजर नहीं आ रहे, लेकिन शायद इस वजह से कि वो डसे हुए हैं बार बार इस चीज के खौफ रहता है, तो इस वजह से ये वाली अफवाहें और ये खबरें चलती रहती हैं. तो लेकिन हम हमारी इकोनॉमी अफोर्ड नहीं कर सकती मिलिट्री रोल इस वक्त. ठीक है, ठीक है. शमा जुनेजो साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय शो. बहुत वेलकम. बहुत वेलकम जी, बहुत शुक्रिया.